नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। दूसरे प्रदेशों में एमपी के फंसे लोगों के लिए सरकार ने तैयार की है पॉलिसी, जहां 20,000 लोग अपनी गाड़ियों से वापस लौट सकेंगे। प्रदेश के बाहर यदि जाना चाहते हैं तो उन्हें कलेक्टर अनुमति जारी करेंगे। स्वयं के वाहन से बाहर फंसे 50,000 लोगों को प्रदेश में आने की अनुमति होगी। रेड जोन जिलों वाले लोगों को छोड़कर मजदूरों को लाने के लिए 31 ट्रेनों को मिली है मंजूरी। तो सबसे ज्यादा ट्रेन महाराष्ट्र से चलाई जाएंगी। हर दिन रवाना होंगी ट्रेनें। 2 दिन बाद महाराष्ट्र से आएंगी ट्रेन। 65,000 मजदूरों की जानकारी जुटाई जा चुकी है। 25,000 लोगों को पोर्टल के जरिए जोड़ा जा रहा है। गुजरात में अभी प्रदेश के 50,000 मजदूर फंसे हैं। हेल्पलाइन नंबर की सेवाओं को बढ़ाया गया है। 200 लाइनों पर सेवा शुरू होगी। आज 100 लोगों को हेल्पलाइन सेवा में लगाया गया है। बाहर फंसे लोगों को वापस प्रदेश में लाने और प्रदेश के फंसे हुए लोगों को उनके जिलों तक जाने के लिए सरकार ने आज नई व्यवस्था करने का इंतजाम किया है। यानी कि लोग अपने वाहनों से अपने घर की तरफ वापसी कर सकेंगे। प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी तक ये शिकायतें आ रही थी कि प्रदेश के कई लोग बाहर फंसे हुए हैं, बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं। अब क्या वो अपने घर वापस लौट पाएंगे? मध्य प्रदेश में कहीं भी जिले में कहीं भी अगर हमारे यहाँ लोग रुके हुए हैं, स्वयं का वाहन अगर है, वो जाने की अनुमति लेंगे तो बाहर का उनको अपना पता देने के साथ वाहन नंबर दें, उनको अनुमति मध्य प्रदेश सरकार देगी। सर, रेड जोन वालों के लिए भी ये लागू होगा क्या? जाने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, जहाँ भी बाहर के लोग फंसे हैं वो जा सकते हैं। और सर, जो बाहर फंसे हुए हैं प्रदेश, रेड जोन छोड़ के बाकी सब जगह से आ सकते हैं। सर, इसके अलावा मजदूरों को लाने के लिए भी अब सरकार ट्रेन चलाने जा रही है। 2 दिन बाद ट्रेनों की अनुमति मिल गई है और लगभग परसों से 3-3 करके ट्रेनें का आना प्रारंभ हो जाएगा। सर, अभी कितने मजदूर फंसे होंगे, कोई एक आकलन? 2.5 लाख के लगभग आंकलित करते हैं हम लोग। 65,000 का तो हम पे पोर्टल आ गया है। 25,000 पोर्टल से जुड़ गए, 65,000 के नंबर आ गए, इसलिए लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सर, कोई हेल्पलाइन सेवा को शुरू किया गया, व्यवस्था को बढ़ाया गया? 100 लोग बिठाल दिए हेल्पलाइन पे और परसों से 200 लोग बैठ जाएंगे। सर, इसके टीम से प्रार्थना भी है कि उस नंबर को थोड़ा विस्तृत करें। सर, मजदूरों के लौटने से कहीं संक्रमण का खतरा तो नहीं होगा? अपने घर लौटेंगे तो हम क्वारंटाइन करेंगे, चिंता करेंगे। सर, आर्थिक गतिविधियों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा मजदूरों के घर वापसी? तो प्रदेश के मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका कहना है कि जो प्रदेश के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं या प्रदेश के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर के लिए वापसी कर सकेंगे। इसके लिए सरकार अनुमति जारी करेगी। जिनके पास अपने वाहन है वो अपने घरों के लिए गाड़ियों से लौट सकेंगे। लेकिन रेड जोन वाले वो लोग जो बाहर प्रदेश के फंसे हुए हैं उनको अभी आने पर रोक रहेगी। कैमरामैन अनिल गवई के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो मजदूरों के लाने का खर्च वहन करने के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने सोनिया और राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह हम ही थे जो कोटा में फंसे छात्रों को अपने खर्चे पर लेकर आए। प्रजा जब दुखी होती है तब आपकी राजनीति शुरू होती है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का खर्च उठाने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मजदूरों के ट्रेन और बसों का खर्च पीसीसी देगी। मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस इकाइयां सहयोग करेंगी। लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गाँव में, अपने जिलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराए या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया हो, बस का किराया हो, कांग्रेस पार्टी भरेगी, ताकि हमारे मजदूर जो अपना गाँव छोड़ के तलाश में गए थे अपने जीवन को मजबूत रखने के लिए, आज उनके लिए कुछ राहत मिले। हम स्वागत करते हैं सोनिया गांधी जी के इस निर्णय का और हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरा उनको इसकी राशि उपलब्ध कराएंगे। तो कोरोना संकट को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने आज समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए, जिसमें कोरोना के रोकथाम और उसके खिलाफ रणनीति पर चर्चा हुई। बातचीत में मुख्य रूप से रेड जोन एरिया को लेकर बातचीत हुई है।
और साथ ही भोपाल से खबर, जहां कल से फिर शुरू होंगी संबल योजना। सीएम शिवराज दोबारा लॉन्च करेंगे संबल योजना को। दोपहर 2:30 बजे लॉन्च की जाएगी ये योजना। कांग्रेस सरकार के दौरान ठंडे बस्ते में चली गई थी योजना। तो वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिले प्रभुराम चौधरी। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे प्रभुराम चौधरी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले अहम मुलाकात हुई। सिंधिया समर्थक हैं प्रभुराम चौधरी। मुलाकात पर बोले, क्षेत्र की समस्याओं पर हुई बात। रामबाई, प्रदीप जायसवाल, कंसाना पहले ही मुलाकात कर चुके हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री जी से आप पूछेंगे, पार्टी हाईकमान तय करेगी कि कब होगा और कब नहीं होगा। ये मेरे विषय मेरे नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आप दावेदार हैं, आपकी जगह पक्की नहीं है? देखिए, ये मैंने आपसे कहा है कि जो मुझे कोई भी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं काम करूंगा, नहीं भी मिलेगी तो मैं काम करूंगा। मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा आज नरोत्तम जी से ही मुलाकात कर रहा हूँ आपको? हाँ, मैं क्षेत्र की कुछ समस्याओं को लेकर मैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ और मुलाकात करूँगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का। अब आप लोगों को इस संबंध में ज्यादा जानकारी होगी मुझसे। तो कोरोना काल में शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मिलने आज कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे प्रदीप जायसवाल और पूर्व विधायक इंदल सिंह कंसाना भी पहुंचे। बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक उनके बीच बातचीत हुई। वहीं कांग्रेस के पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कोरोना पर अगर इतना तवज्जो देते थे, कुछ अच्छी बात होती। लॉकडाउन में हम शपथ ली थी, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म किया था। कम से कम अब तो ना करें, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तब करें, या जब उपचुनाव हो जाए तब करें। और दूसरा ये है कि आपने वादा किया था इन पूरे 22 + 5-6 और इंडिपेंडेंट बीएसपी सपा कि हम सबको मंत्री बनाएंगे। ये तो वजह है कि जैसे कमलनाथ जी की सरकार की, तो जब ये वादा किया था तो शिवराज जी हो चाहे इनका हाईकमांड हो, मोदी जी या अमित शाह जी या नड्डा जी, इनको बनाना चाहिए सबको। महिला अपराध शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया है कि बिना दारू के भी रहा जा सकता है। लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन शराब दुकानें खोलकर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। तो अन्वेष मंगलम है महिला अपराध के एडीजी। आपको बता दें, महिला अपराध शाखा के एडीजी का ये ट्वीट जहां पर उन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से शराब की दुकानें आज से खुली हैं, महिला अपराध शाखा के एडीजी अन्वेष मंगलम ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि 45 दिन बिना शराब के रहकर जनता ने साबित कर दिया कि बिना दारू के भी रहा जा सकता है। लेकिन बिना आंदोलन के 46वें दिन शराब दुकानें खोलकर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। आपको बता दें, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई आवाज नहीं, और जनता इतने दिनों से रही थी, लेकिन बिना किसी प्रदर्शन या बिना किसी विरोध के दुकानें खुल जाना शराबों की कहीं ना कहीं और कई सारे सवाल खड़े करता है। इनके ट्वीट के माध्यम से ऐसा समझ में आ रहा है। और 45 दिन बिना शराब के जनता ने साबित कर दिया है कि बिना शराब के भी रहा जा सकता है, बिना दारू के। लेकिन आंदोलन के बगैर 46वें दिन शराब दुकानें खोल दी गई, जिससे ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इसके उन्हें बहुत कठिनाइयां हो रही हैं। तो आज से शराब की दुकानें खुली। आपको बता दें, जो भी ग्रीन जोन एरिया है वहां पर शराब की दुकानें खुली और भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली। कई जगहों पर तो शराब दुकानों के बाहर ही जो शराबी थे उन्होंने पीकर तुरंत वहीं पर अपनी खुशी का इजहार करना भी शुरू कर दिया। ऐसे कई वीडियो भी सामने आए हैं, कई खबरें सामने आई हैं। और इसके बाद से अब ये सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या अब इस भीड़ के चलते कोरोना नहीं फैलेगा। और संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, अन्वेष मंगलम महिला अपराध शाखा के एडीजी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने निशाना साधा सीधे तौर पर सरकार के ऊपर। सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं अन्वेष मंगलम और अभी वर्तमान में महिला अपराध शाखा के चीफ हैं, यानी एडीजी अन्वेष मंगलम महिला अपराध शाखा को देख रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में महिला अपराध शाखा की ब्रांच है। ऐसे में उन्होंने इस वक्त में जब सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर आदेश जारी कर दिया और तमाम
दिशा निर्देश और गाइडलाइन दिए, उस बीच में इस तरीके का ट्वीट जरूर विवाद को पैदा करता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से ये अपने ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ये जिक्र किया है कि 45 दिन बिना शराब के जनता ने रहकर ये साबित कर दिया है कि दारू के बिना भी रहा जा सकता। लेकिन उन्होंने इस ट्वीट में आगे ये जिक्र भी किया है कि बिना आंदोलन के 46वें दिन खोलकर ठेकेदारों, साहबों और सरकारों ने इशारा कर दिया है कि बिना इससे उन्हें बहुत कठिनाई होती। तो एक तरीके से सीधे तौर पर ये तंज है कि सरकार की ओर ये इशारा भी किया और सरकार शब्द का जिक्र भी उन्होंने इस बात को लेकर किया है कि आखिरकार ये खुल क्यों रही हैं दुकानें। दूसरा ट्वीट उन्होंने किया है कि अगर कोई शराब खरीदता है तो उसे कम से कम लॉकडाउन के दौरान चुनावी स्याही लगा देनी चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति की पहचान हो जाएगी, जब ये चुनावी स्याही लग जाएगी हाथ में तो पता चल जाएगा कि ये कौन व्यक्ति है और उनको राशन नहीं। बिल्कुल मनोज, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े होते हैं कि बिना आंदोलन के, बिना विरोध के शराब की दुकानें क्यों खोल दी गई हैं। लोग इतने दिनों से शांत थे और अपने घरों में रह रहे थे, लेकिन इसके बाद जरूर कई घरों में झगड़े हुए, कई पारिवारिक विवाद हुए। महिला अपराध शाखा के एडीजी हैं अन्वेष, जिन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया गया। तो प्रदेश में शराब दुकान खोले जाने को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। कल यानी कि 5 मई से यह नई व्यवस्था लागू होगी और इसके तहत ग्रीन जोन वाले जिलों में शराब की दुकानें खुल सकेंगी। वहीं ऑरेंज जोन वाले जिले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी जगह शराब दुकानें खुलेंगी। रेड जोन वाले जिले भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो इधर सरकार के फैसले का शराब व्यापारियों ने विरोध किया। इनका कहना है कि कहीं भी वो दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। जी हां, साथ ही वो ग्रीन जोन में भी दुकान नहीं खोलना चाहते हैं। व्यापारियों का कहना है कि सुबह 11 बजे बैठक होनी थी, लेकिन शराब दुकानों के खोलने का फैसला इससे पहले ही ले लिया गया है। संक्रमण बढ़ने की 100% संभावना है, तो शराब का ठेकेदार अपनी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दुकान नहीं खोलना चाहता। इस विषय में लिखित आवेदन और निवेदन आबकारी विभाग को हम लोग दे चुके हैं और अभी से नहीं, पहले से देते आ रहे हैं। लेकिन अब तो सरकार ने जो आदेश निकाली, फिर अब क्या? अब तो वो एक टेक्निकल बीच में बता दूं मैं, एक मूल कारण उसका ये है जिसमें भय और डर व्याप्त है जनता के बीच में। उसका ये कारण है कि जो 24 जिले अपने कोरोना से अभी बचे हुए हैं, उन सारी जगहों में जो शराब की पेटियां आएंगी वो भयंकर कोरोना ग्रस्त एरिया में बन रही है। वहां से उनको लेके आएंगे, वहां के लेबर, वहां के गाड़ी, वहां के लोग, और निश्चित रूप से 24 जिलों में एक भी कोरोना पैदा हुआ तो उसका जिम्मेदार सामाजिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी में अब तक 2955 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 859 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 162 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इंदौर में 1611 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, 77 की मौत हुई है, 362 मरीज ठीक हुए हैं। मुरैना की बात करेंगे, 18 पॉजिटिव केस, जिनमें 14 स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन में 173 पॉजिटिव मामले, 35 की मौत हुई, 16 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 108 कोरोना पॉजिटिव मामले, 2 की मौत हुई, 12 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 561 कोरोना पीड़ित मरीज, 15 की मौत, 288 मरीज ठीक हुए। तो आपको अपडेट दे रहे हैं, जहां पर इस वक्त आज की तारीख तक कोरोना के जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो कुल मरीज 3000 हैं। और इस तरीके से जो तमाम जिले हैं वहां की हम आपको स्थिति बता रहे हैं, किस तरीके से आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है वो इंदौर का है और उसके बाद आता है भोपाल। तो इंदौर में जहां पर बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं, लेकिन यहां पर जल्द ही रिकवर मरीजों की संख्या 362 है। 77 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। ठीक इसी तरीके से मुरैना में 18 पॉजिटिव केस सामने आए थे, 14 मरीज यहाँ पर स्वस्थ हुए हैं। उज्जैन की बात करेंगे, 173 मामले सामने आए हैं, 35 की मौत हुई, 16 मरीज स्वस्थ हुए। जबलपुर में 108 मामले सामने आए हैं, जहाँ पर 2 की मौत हुई, 12 मरीज ठीक हुए हैं। भोपाल, इंदौर के बाद भोपाल का नंबर आता है, जहाँ 561 कोरोना पीड़ित मरीज सामने आए हैं,
15 की मौत हुई, 288 मरीज यहां पर स्वस्थ हुए हैं। तो एक अपडेट आपको दे रहे हैं, जो कुल मरीजों की संख्या है वो अब घट चुकी है। 2961 कुल मरीज इस वक्त हैं कोरोना के, और इनमें से जो मरीज जिन जिन जिलों में हैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि आज बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। और खबर जबलपुर से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ा, 5 नए मरीज सामने आए हैं। कुल आंकड़ा अब 103 पर पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जबलपुर से, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 5 नए फिर से मरीज सामने आ चुके हैं। कल आंकड़ा 103 पर, कुल आंकड़ा 103 तक पहुंच चुका है, यानी कि जबलपुर में कुल 103 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। और इंदौर से खबर, अर्पण हॉस्पिटल को किया सील। 2 डॉक्टरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। सुबह तक करते रहे मरीजों का इलाज, मरीजों को भी दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है और स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाश रहा है। सैंपलिंग कर रहे हैं, जितने लोग भी 15 दिनों में इनके संपर्क में आए हैं सभी लोगों का हम लोग सैंपल करके, और जो यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हैं उन लोगों को हम यहाँ से सैंपल के बाद शिफ्ट करेंगे। इसके पहले कोई पॉजिटिव आ चुका है क्या इस हॉस्पिटल में? नहीं, हॉस्पिटल से तो नहीं है, लेकिन बस इस गली में एक जो थे, हॉस्पिटल से तो अभी तक नहीं है, पहला यहाँ पे। अर्पण अस्पताल में जो डॉक्टर है कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, वो उनको होम आइसोलेशन में रखा है हम लोगों ने, पलासिया तरफ ही रहते हैं। उसमें कुछ मरीजों अभी थे जो सील नहीं कर पाए हैं, कुछ मरीज थे, 2-3 मरीज वहाँ पर, तो वो कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर उसको बंद कर देंगे, उसको सैनिटाइज कराएंगे उसको, क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ही आए हैं। और ऐसा हम लोगों को मालूम था, डॉक्टर्स के आने से ऐसा नहीं है कोई हम लोग अस्पताल सील करने का, कोई डॉक्टर का पॉजिटिव आना है। कहीं ना कहीं क्लिनिक हम लोग इसीलिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, छोटी क्लिनिक हो गई या छोटे नर्सिंग होम हो गए, यहाँ जो मापदंड है कोविड सावधानियाँ बरती। तो भोपाल कलेक्टर ने जारी की गाइडलाइन, जिले में टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। जिले की सीमाएं सील रहेंगी, सड़क और रेल परिवहन प्रतिबंधित रहेगा, शहर के बाहर जाना प्रतिबंधित होगा। आपको बता दें कि लोग परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी, स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल सैलून बंद रहेंगे, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। बुजुर्गों का घर से निकलने पर रोक, थूकना, शराब पान गुटखा तंबाकू प्रतिबंधित होगा। सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ रहेंगे। अनुमति पर शादी समारोह में 10 लोग शामिल होंगे, अंतिम संस्कार में भी 10 लोग शामिल होंगे। इमरजेंसी ड्यूटी वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। नगर निगम सब्जियां फल मुहैया कराएगा। रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। कूलर, फ्रिज, एसी, पंखा होम डिलीवरी की दुकान खुलेगी। 2 व्हीलर पर केवल एक व्यक्ति जा सकेगा। यह आदेश 17 मई को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। लॉकडाउन फेज 3 में जो नए आदेश किए गए हैं उसके मुताबिक केंद्र सरकार के ऑफिस और जो राज्य शासन का आदेश है उनके ऑफिस उतनी संख्या के लोगों के साथ खोले जा सकते हैं जो उसमें प्रिस्क्राइब किया गया है, जो बताया गया है। 33% से ज़्यादा स्टाफ केंद्रीय सरकार के जो ऑफिस हैं उसमें भी नहीं आने के निर्देश हैं। इसके अलावा 65 वर्ष से ऊपर व्यक्ति और 10 वर्ष से नीचे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते हैं। रात के शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कोई भी नॉन एसेंशियल गतिविधि बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि प्राइवेट एंटरप्राइज को अभी कोई परमिशन नहीं मिली है खोलने की। यदि कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन में हैं तो कृपया वे इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि अभी तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिली। और इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी दिल्ली से मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर उषा एम कुमार, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया गया।
मैं अनिल कुमार तिवारी गोड्डा झारखंड से बात कर रहा हूं। मेरी उम्र 42 वर्ष की है और मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर जाना होता है, तो मैं कोरोना की शुरुआती स्थिति या लक्षण के बारे में कैसे पता कर सकता हूँ? नमस्कार, मैं हूँ एकता। मैं प्रयागराज से हूँ। मेरी उम्र 20 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कोरोना की शुरुआती स्थिति का पता लगाया जा सकता है? मैं आरती वर्मा, झारखंड रांची से। मेरा सवाल ये है कि कोरोना की शुरुआती लक्षण की पहचान कैसे की जाए और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? कोरोना की बिल्कुल शुरुआती स्टेज में, जैसे कि जो पहले 7 दिन होते हैं, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, जो हर इंसान में अलग अलग होता है, 2 से 14 दिन का, और इन एन एवरेज 5 दिन का होता है। तो इस स्टेज में अगर आप टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि वायरस आपकी बॉडी में नेगेटिव आए, तो इस स्टेज में तो नहीं पता लगा सकते। लेकिन जो सेकंड स्टेज होती है, जिसमें आपको या तो माइल्ड सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं या बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। अगर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो अगर इस स्टेज में सेकंड 7 दिन के बाद, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, अगर आप नेजोफेरेंजियल स्वैब लेंगे, आपके गले से स्वैब टेस्ट करेंगे, जिसको RT-PCR टेस्ट भी बोलते हैं, अगर ये स्वैब टेस्ट करेंगे तो इसमें वायरस बिल्कुल पॉजिटिव आता है। लेकिन थर्ड स्टेज में जब आपका इन्फेक्शन, जैसा मैंने बताया, सेकेंड स्टेज में या तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, सिम्टम हो सकते हैं, या फिर कैरियर स्टेज भी हो सकती है। तो आपको कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन वायरस आपकी बॉडी में होता है, तो उस वक्त भी ये आपका स्वैब टेस्ट पॉजिटिव आता है। थर्ड स्टेज में जब वायरस धीरे धीरे वीन ऑफ करने लग जाता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं, तो आपको रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जो आजकल हम लोग कर रहे हैं वो करना हम शुरू कर सकते हैं, और उसमें ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती हैं, तो ये आपका पास्ट इन्फेक्शन दिखाती हैं। लेकिन करंट इन्फेक्शन अगर है या नहीं, इसको चेक करने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो अभी भी स्वैब टेस्ट है, RT-PCR।